माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और सरकार की प्रतिबद्धता है किसान को लाभकारी मूल्य देना, और इसलिए 2019 में इस सरकार ने तय किया कि किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए लागत पर 50% का मुनाफा जोड़कर किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाए। फसल बीमा योजना की इकाई गांव को बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है, इस सरकार ने किया है। और एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, पहले स्थानीय आपदा फसल बीमा योजना में सम्मिलित नहीं थी, अब हमने स्थानीय आपदा को सम्मिलित करके तय कर दिया है कि एक किसान का भी नुकसान होगा तो भरपाई की जाएगी। मोदी है तो मुमकिन है, ये उस सरकार ने कभी नहीं किया। 1,72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में देने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसलिए उस योजना में अनेकों सुधार करने का हमने काम किया है। आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से भी देश के किसानों को यह बताना चाहता हूं कि अगर कहीं गड़बड़ हुई और वो प्रमाणित हुई तो गड़बड़ करने वाले को कभी छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारी प्रतिबद्धता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अगर कहीं गड़बड़ है तो जांच होगी और प्रमाणित हो गई तो गड़बड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारी सरकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लगभग सारी दुनिया केमिकल और रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के प्रयोग के दुष्प्रभाव को जानती है। भारत में भी लोग चिंतित हैं कि इसके कारण जो फसलें होती है उसका जो मानव शरीर पर भी गलत असर पड़ता है, उस दुष्प्रभाव से चिंतित है। और इसलिए अगर प्राकृतिक खेती का अन्न उत्पादित फल या सब्जी उत्पादित होकर बाजार में पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर ज्यादा कीमत मिलेगी। हम प्राकृतिक खेती उत्पाद का सरल प्रमाणन करेंगे, सर्टिफिकेशन करेंगे, प्राकृतिक खेती के उत्पाद का नेशनल ब्रांड भी बनाएंगे, और जब प्राकृतिक खेती का फैलाव होगा और ब्रांडिंग होगी तो अपने आप उसकी उचित और ज्यादा कीमत निश्चित तौर पर मिल पाएगी। यही मेरा निवेदन है कि करेंगे किसान तो निश्चित तौर पर किसान को ज्यादा दाम मिलेंगे। कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के किसानों के लिए वरदान बन के सामने आई है, और आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा आवेदन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल योजना है, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन कृषि राज्य का विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये योजना स्वैच्छिक है। इस योजना को चुनना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। 23 राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना का चयन किया है, लेकिन कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ की योजना भी चलाते हैं, इसलिए कुछ राज्यों ने इसका चयन नहीं किया है। चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना स्वैच्छिक है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन पर निर्भर है कि वो योजना का चयन करे। लेकिन मैं माननीय सदस्य की चिंता से अवगत हुआ हूं। हम वहां प्रशासन से केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करके अगर वो चाहेंगे, उनका प्रस्ताव आएगा तो जरूर इस योजना को वहां लागू करेंगे। चालू है सर, हरियाणा में मंत्री जी फसल बीमा योजना जो 2014 से पहले जो प्रीमियम है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो प्रीमियम किसान को देना पड़ता है और उसमें जो इकाई मानी गई है वो एकड़ नहीं मानी गई, वो पूरा गांव माना गया। जैसे ओलावृष्टि होती है या बाढ़ आती है, तो बाढ़ में जब नुकसान होगा चाहे 1 एकड़ में हो और चाहे पूरे गांव में हो, मेरा आपसे अनुरोध है, मैं ये जानना चाहता हूं कि उस सिस्टम को जो पहले यूपीए गवर्नमेंट में था वही चालू है या इसमें बदलाव कर दिया? इकाई क्या है और जो प्रीमियम है वो प्रदेश सरकार देती है या किसान के उससे लेते हो? कांग्रेस किसान की मददगार थी, आपने सत्यानाश किया। ओके, ऐसे क्वेश्चन में नहीं बोलते। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछा करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलना है ना, बैठे बैठे उन्होंने टिप्पणी की, इसका जवाब दोगे क्या? ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मुझे बोलने तो दो मेरे भाई।
जयप्रकाश जी बहुत विद्वान सदस्य है और अब उनने पूछा तो मैं बताना चाहता हूं, जब पुरानी फसल बीमा योजना, तब जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसकी इकाई होती थी तहसील, और तहसील और ब्लॉक इकाई होने का मतलब था कि एक किसान की फसल खराब हो जाए मुआवजा राहत नहीं मिलेगी, एक गांव की खराब हो जाए राहत नहीं मिलेगी, 10 गांव की खराब हो जाए राहत नहीं मिलेगी, पूरे तहसील की खराब होगी तो राहत की राशि देंगे। मतलब एक गांव और 10 गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी फसल बर्बाद कर दे तब राहत की राशि मिलेंगे। ये आपकी बीमा योजना थी, हमने उसमें बदलाव किया माननीय अध्यक्ष महोदय, और बदलाव करके फसल बीमा योजना की इकाई गांव को बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है, इस सरकार ने किया है। और एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, पहले स्थानीय आपदा फसल बीमा योजना में सम्मिलित नहीं थी, अब हमने स्थानीय आपदा को सम्मिलित करके तय कर दिया है कि एक किसान का भी नुकसान होगा तो भरपाई की जाएगी। मोदी है तो मुमकिन है, ये उस सरकार ने कभी नहीं किया जो इस सरकार ने किया है। उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय और अनेकों विसंगतियां थी इस योजना में, मैं उसको भी, अब चूंकि जयप्रकाश जी ने पूछा है इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं। जब इनकी सरकार थी तब इनने तय किया था कि फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है, और वो बीमा किसका होता था? किसान की फसल का नहीं होता था, बैंकों के लोन का होता था, किसान की फसल का नहीं होता था। हमने तय कर दिया अब ये योजना अनिवार्य नहीं रहेगी, स्वैच्छिक रहेगी। ऋणी किसान भी चाहे तो करवाए, ना चाहे तो ना करवाए, किसान की मर्जी, हम ला देंगे नहीं उस पर। और आज मैं बताना चाहता हूं, जब उधर की सरकार फसल बीमा योजना चलाती थी तो गैर ऋणी किसान आते ही नहीं थे। आज मुझे बताते खुशी है कि गैर ऋणी किसान भी 5 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें 33,000 करोड़ रुपया के किसान प्रीमियम पर 35,000 करोड़ के 1,72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में देने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, इसलिए उस योजना में अनेकों सुधार करने का हमने काम किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होता था, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हाथों से करते थे, और करने वाले ने अगर गड़बड़ कर दी तो किसान न्याय की गुहार लगाता रहता था। अब प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हमने तय किया है, सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत नुकसान का आकलन होगा, परफेक्ट आकलन होगा, और आकलन होते ही किसान के खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। ये किसान हितैषी सरकार के फैसले हैं, किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, इसलिए ये सब काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। श्री लाव श्री कृष्णा। Thank you, sir. So thank you, sir. I represent Palnadu district. It is very much dependent on agriculture, sir. Not only my district, but also across the country, we are all dependent on agriculture. And we also, in the budget speech also, Madam has mentioned that we want to become the football of the world also. But in the answer given by the minister in August 2024, there are only 5 public sector general insurance companies, sir, and only 15 private general insurance companies in this country, which is focused on the agriculture insurance, sir. For a large country like this is a very, very small number. And second issue is, out of 200 crops that are being sown by our farmers, only 60 crops are right now covered under the insurance by the insurance companies, sir, which is also very low when compared to other countries, sir. So I also, just now, Minister also mentioned, sir, that we have moved from the block level to the village level. And I have to ask on behalf of my farmers that when we are going to move to the farm gate level. So based on these 3 issues, the request from our farmers is there any proposal to increase the number of insurance companies? Second is increase of the number of crops that are covered under the insurance. Third is when we are moving to the farm gate level, sir. Thank you.
माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना में जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पहले क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट दोषपूर्ण होते थे तो बीमा कंपनियां नहीं आती थी। इस समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 5 सार्वजनिक कंपनियां और 15 निजी कंपनियां, कुल मिला के 20 कंपनियां भागीदारी कर रही है। और अभी अभी पिछली कैबिनेट की बैठक में हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए 850 करोड़ रुपया और फसल बीमा योजना के लिए दिए हैं। जो मैंने बताया कि वैज्ञानिक ढंग से अगर फसल की क्षति का आकलन होगा तो बीमा कंपनी और सरकार में फिर झगड़ा नहीं होता। नहीं, कई बार पहले दावे का भुगतान इसलिए देर से होता था कि बीमा कंपनी कहती थी कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट सही नहीं है, इतना नुकसान नहीं हुआ। अब वो रिमोट सेंसिंग की प्रणाली के कारण लगभग वो खत्म हो गया है, वो शिकायतें समाप्त हो गई है, इसलिए और ज्यादा बीमा कंपनियां आएंगी। जहां तक फसल बीमा योजना में और अधिक फसलों को सम्मिलित करने का सवाल है, लगातार इन फसलों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाता रहा है और नई फसल को सम्मिलित करने के अगर प्रस्ताव आएंगे तो उन पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करके हम लगातार और फसलों को भी सम्मिलित करने का काम करते रहेंगे। पहले जब सरकार हुआ करती थी तब केवल एक बीमा कंपनी थी, अब 20 बीमा कंपनियां आ गई है जो फसल का बीमा कर रही है। और उसी का परिणाम है माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस फसल बीमा योजना में किसानों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 14 करोड़ आवेदन फसल बीमा योजना के लिए किसान आवेदन आए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, नई फसलों को शामिल करने का और योजना में और भी अगर सुधार की जरूरत है तो लगातार सरकार खुले मन से आउट ऑफ बॉक्स जाके भी लगातार प्रयत्न करेगी कि किसानों को और अधिकतम लाभ कैसे दिया जा सकता है ताकि उसके नुकसान की भरपाई की जा सके। सुप्रिया सुले। सर मैं आपकी आभारी हूँ क्योंकि यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सर ने महाराष्ट्र देश के बारे में बहुत अच्छी तरह हम सबको समझाया है। सर सिर्फ महाराष्ट्र में मैं पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के जो कृषि मंत्री है आज के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया है कि 500 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार फसल बीमा योजना में हुआ है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए है श्री सुरेश धस जी, उन्होंने कहा, करेक्ट किया आपके कृषि मंत्री जी को कि वो 500 करोड़ नहीं 5000 करोड़ रुपए का दिया है। मैं आपको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूँ सर कि क्या आपको इसके बारे में महाराष्ट्र में जो 2.5 साल से आपकी सरकार थी और आज आपकी सरकार जो है, जो ऑन रिकॉर्ड ये आपका मंत्री भी कह रहा है और आप ही का एमएलए कह रहा है, उन्होंने आपको अवगत किया है क्या कि ये 5000 करोड़ का जो गफला हुआ है फसल बीमा योजना में, जो आप ही के लोग कह रहे हैं, उसके बारे में आप अवगत है, हाँ या ना? और ना हो तो आप इसकी इंक्वायरी लगाएंगे, हाँ या ना? थैंक यू सर। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो मैडम भी अवगत करा रही है, कभी 500 करोड़ और कभी 5000 करोड़, ऐसे जुमलों से चीजें नहीं चलती। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि एक साथ पूरी जमीन पर प्राकृतिक खेती नहीं, जमीन के छोटे हिस्से पर किसान प्राकृतिक खेती प्रारंभ करें। लेकिन यदि प्राकृतिक खेती सभी विधियों का समग्र रूप से पालन करते हुए की जाए तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। आईसीआर के एक अनुसंधान में ये पाया गया है कि इंटरक्रॉपिंग, फसल अवशेषों से मल्चिंग और कवर फसलों से उपज में कमी नहीं आती, कई स्थानों पर वृद्धि हुई है। रासायनिक जो हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं उसके कारण मिट्टी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक खेती मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाती है। और इसलिए ये आशंका कि इससे उत्पादन बहुत घट जाएगा, ये आशंका पूरी तरह से सही नहीं है। हम प्राकृतिक खेती ठीक विधि से किसान कर सके, इसके लिए हम
प्रत्येक क्लस्टर में 2 कृषि सखी और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन नियुक्त करेंगे। प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। जो इनपुट लगते हैं उनको आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी प्रारंभ करेंगे। उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे और किसानों को अपने खेत पर भी इनपुट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर ठीक इनपुट डाले जाएंगे तो उत्पादन नहीं घटेगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि इस पर कोई अतिरिक्त राशि एमएसपी के रूप में देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लगभग सारी दुनिया केमिकल और रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के प्रयोग के दुष्प्रभाव को जानती है। भारत में भी लोग चिंतित हैं कि इसके कारण जो फसलें होती है उसका जो मानव शरीर पर भी गलत असर पड़ता है, उस दुष्प्रभाव से चिंतित है। और इसलिए अगर प्राकृतिक खेती का अन्न उत्पादित फल या सब्जी उत्पादित होकर बाजार में पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर ज्यादा कीमत मिलेगी। हम प्राकृतिक खेती उत्पाद का सरल प्रमाणन करेंगे, सर्टिफिकेशन करेंगे, प्राकृतिक खेती के उत्पाद का नेशनल ब्रांड भी बनाएंगे। और जब प्राकृतिक खेती का फैलाव होगा और ब्रांडिंग होगी तो अपने आप उसकी उचित और ज्यादा कीमत निश्चित तौर पर मिल पाएगी। यही मेरा निवेदन है कि करेंगे किसान तो निश्चित तौर पर किसान को ज्यादा दाम मिलेंगे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे